श्री गुरुभ्यो नमः। सत्रेऽस्मिन् समेषां प्रतिभागिनां स्वागतं व्याहरामि। सत्र हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपको। अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ। अभी क्या क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अभी शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ। हाँ, चलिए। तो दुन्य और अनुपसर्गे ये सूत्र हम पिछले सत्र में पढ़ रहे थे। तो उपसर्ग उपपद न हो तो दू धातु से दावह अण प्रत्यय करके, दू धातु से अण प्रत्यय करके दावह बनाया था। और नी णी प्रापणे नी धातु से नयति इति नायः बनाया था। ठीक है, नयति इति नायः बनाया था, दावह नायः। अब अगर दू और नी इन दोनों धातुओं में उपसर्ग उपपद में रखेंगे तो क्या बनेगा? तो कहा उपसर्गे तु पचाद्यच। उपसर्ग यदि उपपद में होगा तो पचाद्यच मतलब अच प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय नहीं होगा। उपसर्ग उपपद होने पर अच प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय नहीं होगा। तो प्रदवः बन गया। अण प्रत्यय न होने पर प्रदवः बनाया था। ऐसे ही प्रणयः बनाना था हमें। ठीक है, तो प्रणयः की प्रक्रिया हम कर रहे थे। प्र उपसर्ग णी प्रापणे में णी नी धातु, णी का नी कैसे होगा बताया था मैंने, याद है? णी धातु थी हमारे, णी धातु को धात्वादेः अणः नः मतलब अणुनः, इस सूत्र से अण को हमने न आदेश कर लिया तो नी ये धातु हमारी बन गई। ठीक है, प्र नी और अच प्रत्यय होगा। किससे? पहले हमने सूत्र पढ़ा था नंदी ग्रही पचादिभ्यो लुणिन्नजा, पचाद्यच, पचादी गण में मान करके अच प्रत्यय करेंगे। तो इस प्रकार, और यह अच प्रत्यय क्यों हुआ? क्योंकि उपसर्ग है, प्र यह उपसर्ग है इसलिए अच होगा। ठीक है, प्र यदि उपसर्ग में नहीं होता, केवल नी धातु होती, तो यहाँ पे इस सूत्र से, कौन से सूत्र से? दुन्योर अनुपसर्गे, इस सूत्र से ण प्रत्यय हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या कहा? अनुपसर्गे। उपसर्ग न होने पर नी दू और नी धातु से ण प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्र उपसर्ग है इसलिए ण प्रत्यय नहीं हुआ, तो अच होकर के प्र नी अच ये स्थिति रही। अब यहाँ पर अच प्रत्यय के च का अनुबंध लोप कर दीजिए आप। अनुबंध लोप करने के बाद प्र नी अ ये स्थिति है। अब इस स्थिति में गुण कर लीजिए, नी के ई को गुण कर लीजिए। नी के ई को गुण कर लेंगे सार्वधातु कार्ध धातु कयोः, इससे गुण करके ई के स्थान पे क्या गुण होगा? ई के स्थान पे ए गुण हो जाएगा। ठीक है, तो प्र ने अ ये स्थिति रही। अब यहाँ ए को क्या होगा बोलो? ए को क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, ए को क्या हो जाएगा बोलो? सामान्यतया तो अयादिदेश होता है। हाँ, ए को अयादेश हो जाएगा। हाँ, एचो यवा से ए को अयादेश हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ए को हमने कर लिया अयादेश, तो क्या बन गया? प्रणय अ बन गया। ठीक है, क्या बन गया? प्रणय अ बन गया। ये स्थिति हो गई हमारी। ठीक है जी। अब आप संयोग कर लो इनका, संयोग कर लो, प्रणय बन गया। ठीक है, जी। अब यहाँ पे न को णत्व कर लेंगे।
ठीक है, न को णत्व हो जाएगा। उपसर्ग में रेफ है, उपसर्ग में स्थित रेफ होने से न को णत्व कर लेंगे। णत्व करके, णत्व मतलब न को णकार आदेश कर लेंगे। तो प्रणय, न को न होकर के प्रणय बन गया। अब प्रणय यह कृदंत शब्द हुआ। ण अच प्रत्यय हमने किया था अणी धातु से, अच प्रत्यय कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय होने से प्रणय शब्द आपका कृदंत हुआ। ठीक है, अब इस कृदंत शब्द से सुप्रत्यय करके आप प्रणय बना लीजिए। ठीक है, प्रणय शब्द बना। प्रणय शब्द तो प्रसिद्ध शब्द है ना। तो प्रणय यह आपका कृदंत शब्द हुआ। इसकी प्रक्रिया गत सत्र में आधी ही रह गई थी। ठीक है, तो प्रणय बना। अणा प्रत्यय कर, इससे दुन्योर अनुपसर्गे इस सूत्र से ण प्रत्यय करने पर नायः बना है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ इस सूत्र को, क्योंकि 2-3 छात्र कल नहीं थे, कल के सत्र में। ठीक है, तो चलो बोलो रचना, आप कल के सत्र में थे ना, बोलो नायः कैसे बना है, बोलो नायः। नायः, हाँ, नायः कैसा बनाया हमने? सबसे पहले नी धातु रख ली, धातु से आय प्रत्यय करके। आय प्रत्यय नहीं होगा बच्ची, नायः, अण प्रत्यय होगा। ये देखो सूत्र क्या कहता है, दुनोते ही नयतेश्च अनुपसर्गे णः स्यात्। हाँ, दुन्योर अनुपसर्गे इस सूत्र से अण प्रत्यय होगा, नी धातु से ण प्रत्यय होगा। नी धातु से ण प्रत्यय करके नी ण ये स्थिति है, ण के अनुबंध का लोप कर लीजिए तो अ बचेगा। अब णित होने से नी धातु को वृद्धि करेंगे, अचोयणिति इस सूत्र से वृद्धि होकर के नी को मतलब न के ई को आई वृद्धि हो जाएगी, है ना। आई बात समझ में? नी के ई को आई वृद्धि हो जाएगी। तो नई को आई, नई हो गया, नई अ। अब यहाँ पर भी एचो यवा यावा इस सूत्र से आई के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। अब नाय अ संयोग कर लीजिए, नाय कृदंत होने से स्वाद्युत्पत्ति सु आ जाएगा, नायः बन जाएगा। आया समझ में? तो जैसे हम नायकः बनाते हैं, कल भी मैंने बताया था, पाठकः, लेखकः, कारकः, णुवुल प्रत्यय करके हमने पहले दिन पाठ में हमने ये सारे शब्द बनाए थे कि नहीं। कारकः, पाठकः, वैसे ही नायकः, तो नायकः में भी णी धातु से णुवुल प्रत्यय करके नायकः बनेगा। पठति इति पाठकः, लिखति इति लेखकः, लेखकः। ठीक है, और करोति इति कर्ता, कारकः, कर्ता भी बनेगा णुवुल प्रत्यय करके कारकः। त्रिच प्रत्यय होगा तो कर्ता। ठीक है, त्रिच प्रत्यय होगा तो कर्ता बनेगा, णुवुल प्रत्यय होगा तो कारकः बनेगा। ठीक है, तो अभी हम णुवुल प्रत्यय के उदाहरण देख रहे हैं। तो पठति इति पाठकः, लिखति इति लेखकः, करोति इति कारकः, वैसे ही नयति इति नायकः, नयति इति नायकः। कब? जब णुवुल प्रत्यय करेंगे तब। ठीक है, इस सूत्र ने क्या कहा कि नी धातु से ण प्रत्यय भी हो जाएगा। नी धातु से ण प्रत्यय कर दिया, और ण प्रत्यय करने के बाद आपका रूप क्या बन रहा है? नायः बन रहा है। क्या बन रहा है? नायः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका भी वही अर्थ है, नयति इति नायः। जो अर्थ नायक शब्द का है वही अर्थ नाय शब्द का भी होगा। तो नायकः ऐसा कहने के लिए हम नायः शब्द का भी प्रयोग करते हैं।
अब ये शब्द, इस तरह के शब्द कहाँ काम आते हैं? तो श्लोक इत्यादि प्रक्रिया, श्लोक बनाते समय जब छंदोभंग हो रहा होता है एक अक्षर ज्यादा होने पर, तो नायक शब्द की जगह नायः शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये व्याकरण पढ़ने वालों को साहित्य में लाभ होता है। ठीक है, इसलिए साहित्य। मासम को मसम भी कह देते हैं, लेकिन छंदो भंग नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, क्या? मासम को मसम भी कह दे, लेकिन हाँ, छंदो भंग नहीं छंदो होना भंग चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए साहित्य पढ़ने, जो साहित्य पढ़ते हैं उन्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि व्याकरण से हमारा क्या प्रयोजन है ना। जी। तो व्याकरण ज्ञान होने से छंद बहुत आसानी से हम दिखा सकते हैं शब्दों की प्रक्रिया को जान करके। ठीक है ना। तो नायकः शब्द का जो अर्थ हुआ, वही अर्थ नायः शब्द से भी बोधित हो जाएगा। नयति इति नायः। वैसे ही दुनोति इति दावः, दू धातु से दावः बन गया। दावः का अर्थ होता है, दावानल शब्द सुना होगा ना, हाँ हाँ, दावाग्नि। है ना। तो दावानल में जो दाव शब्द है, दावानल मतलब बहुत तेज अग्नि, एक विशेष प्रकार की अग्नि, मतलब उपताप, दहन करने वाली अग्नि। तो वही अर्थ है दावः, दुनोति इति दावः। ठीक है, तो इस सूत्र के दुन्यो और अनुपसर्ग के उदाहरण आपके हैं दावः और नायः। ठीक है, दावः नायः। तो ये आपका सूत्र पिछले पाठ में, पिछले सत्र में पूर्ण हो गया था, मैंने दोबारा से दोहरा दिया। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले सूत्र में। ये सूत्र समझ में आ गया ना? हाँ, दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन। चलिए, आगे आपका सूत्र है विभाषा ग्रहः। क्या सूत्र है? विभाषा ग्रहः। ग्रह धातु से, ग्रह धातु हो विभाषा अण स्यात्। ठीक है, ये ज्योतिष शास्त्र के लिए उपयोगी सूत्र है। कौन है यहाँ ज्योतिष के छात्र? अनुज? शाश्वत। शाश्वत, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो। हाँ, बाकी आप लोग भी ध्यान से सुनना। तो विभाषा ग्रह, ग्रह धातु से ण प्रत्यय होता है विकल्प से। तो विकल्प से कहने पे सीधे प्रश्न उठता है, और दूसरा प्रत्यय कौन सा करना है? ठीक है, तो कहा ग्रह धातु से ण प्रत्यय होगा, विकल्प से अच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिखा है ऋण प्रत्यय और अच प्रत्यय। विभाषा कहने से ये दोनों प्रत्यय पर्याय से हो जाएंगे, न प्रत्यय और अच प्रत्यय। ठीक है, तो जब ण प्रत्यय होगा तब आपका उदाहरण बनेगा ग्राहः। ण प्रत्यय करके उदाहरण क्या बनेगा? ग्राहः। और अच प्रत्यय करके आपका उदाहरण बनेगा ग्रहः। ठीक है, अच प्रत्यय करके उदाहरण बनेगा ग्रहः, और ण प्रत्यय करके उदाहरण बनेगा ग्राहः। अब चलो हम अर्थ देख लेते हैं और प्रक्रिया देख लेते हैं। तो कहा जलचरे नित्यम ग्राहः। ग्राहः शब्द से जलचर जो पक्षी होते हैं वो कहलाएंगे। गृह्णाति इति ग्राहः। जलचर, जल में विचरण करने वाले जो पक्षी होते हैं ना, जैसे हंस, बगुला इत्यादि, है ना। तो जलचरे नित्यम ग्राहः, जलचर में रहने वाले पक्षियों को कहने के लिए ग्राहः शब्द बनेगा, ण प्रत्यय होगा। तो देखो प्रक्रिया कैसे की इन्होंने, ग्रह धातु रख ली। प्रक्रिया में कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है। ग्रह धातु रखी, ग्रह, और प्रत्यय क्या किया? ण प्रत्यय कर लिया, ग्रह ण।
ण प्रत्यय का अनुबंध लोप मतलब इत संज्ञा करेंगे चुटू से, ण की इत संज्ञा हो जाएगी तो ण इत णित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? णित बन जाएगा। तो ण की इत संज्ञा कर दो, क्या अवशेष रहा? अ, ग्रह अ। अब णित है इसलिए अत उपधाया से उपधा में जो आकार दिख रहा है, ग्र में जो अ है वो उपधा आकार है। ठीक है, उपधा में आकार जो है उस आकार को वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वृद्धि? तो क्योंकि ण प्रत्यय णित है, न की इत संज्ञा की है, इसलिए अतः उपधाया से उपधा में जो आकार है उसको वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि करके ग्राह अग्राह। समझ में आया? ग्राह अग्राह बन गया। अब ये कृदंत है, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा कृतज्ञ समासाश्च और स्वसु और ऋत्व विसर्ग होकर के ग्राह बन गया। बना ण प्रत्यय करके आपका शब्द बना ग्राह। अब आगे अच प्रत्यय है, चलो ग्रह बना लेते हैं। ठीक है, अच प्रत्यय कर ग्रह धातु से, ग्रह धातु से हम ण प्रत्यय नहीं बल्कि अच प्रत्यय करेंगे। ग्रह धातु से हम ण प्रत्यय नहीं बल्कि अच करेंगे। ण और अच अच्छा देखो, जब हमने ण किया था तब ण का भी तो अ ही अवशेष रहा था, ध्यान है? ग्रह धातु से हमने ण प्रत्यय किया था, उस ण की इत संज्ञा करके क्या बचा था? अ ही बचा था। अब वैसे ही जब हमने अच प्रत्यय किया तो भी ग्रह धातु का क्या बचा? अ ही बचा। अच में च की इत संज्ञा कर दीजिए, क्या बचेगा? अच में च की इत संज्ञा कर दो तो क्या बचा? अ ही बचा अच प्रत्यय का, है ना? तो ग्रह अ, यही स्थिति रही। तो दोनों की स्थिति जो है समान ही है। क्या अंतर है कि क्या अंतर है जो कि वहां ग्राह बन गया और यहाँ ग्रह बन गया? तो कह रहे हैं न प्रत्यय णित था, अच प्रत्यय णित नहीं है। अच प्रत्यय में ण की इत संज्ञा हमने की है क्या? ना, नहीं की है, इसलिए अच प्रत्यय णित नहीं है। ण प्रत्यय में हमने ण की इत संज्ञा की थी, इसलिए ण प्रत्यय णित था। णित होने से हमने ग्रह धातु की उपधा को वृद्धि कर ली। अचणित नहीं है इसलिए हम वृद्धि नहीं करेंगे, ग्राह नहीं बनाएंगे, ग्रह ही रह जाएगा। आप केवल ह में अ का संयोग कर लीजिए तो ग्रह बन जाएगा। ग्रह शब्द बन गया आपका कृदंत। अब कृदंत होने से ग्रह शब्द से सुप्रत्यय कर लीजिए और ऋत्व विसर्ग करके ग्रह बना लीजिए। ठीक है, अब ग्रह शब्द से क्या कहलाएगा? तो कहा ज्योतिषी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह गृहणाति इति ग्रह, नवग्रह 9 ग्रह होते हैं ना, तो ज्योतिष शास्त्र में आपको प्रयोग करना है तो हमेशा ग्रह शब्द का ही प्रयोग होगा, ग्राह शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ज्योतिषी ण प्रत्यय नेष्यते। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष अर्थ को बोध कराने के लिए ण प्रत्यय नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे नियमन कर दिया। ठीक है, ज्योतिषी अच प्रत्यय। ठीक है, जब 9 ग्रहों का बोध कराना होगा तब हमेशा अच प्रत्यय ही होगा, तो ग्रह बन जाएगा। किस सूत्र से होगा? तो विभाषा ग्रह, इसी सूत्र से होगा। ठीक है, किस सूत्र से होगा? विभाषा ग्रह, इस सूत्र से ही ण भी होगा और इसी सूत्र से अच भी होगा। लेकिन 9 ग्रहों के बोध कराने के लिए जब हमें प्रयोग करना है तो ग्रह शब्द का प्रयोग करेंगे। और गृहणाति, जलचर पक्षी जो होते हैं वो मछलियों को पकड़ते हैं, तो गृहणाति, मछलियों को मत्स्यान गृहणाति इति मत्स्य ग्राह। तो क्या बोल देंगे? मत्स्य ग्राह।
समझ में आया? तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। विभाषा ग्रह, इससे न प्रत्यय करेंगे तो ग्राह बन जाएगा और अच प्रत्यय करने पर ग्रह बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे आपका सूत्र है गेहे कहा। गेहे कहा, गेहे कर्तरी ग्रहे है कह स्यात्। धातु ग्रह धातु है, जो धातु हमने पहले ली थी ग्रह धातु, ग्रह धातु से ही क प्रत्यय कर रहे हैं। किस अर्थ में? तो कहा गेहे, गेहे अर्थ में। गेहे क्या अर्थ है भाई? गेहे अर्थ क्या है? तो वेश्म, वेश्म मतलब वही गृह अर्थ में, जहाँ निवास करते हैं, घर। इस अर्थ को कहने के लिए ग्रह धातु से क प्रत्यय होगा। ठीक है, तो गृह्णाति धान्यादिकम इति गृहम, जहाँ पे हम धान्यादि अपनी सभी वस्तुओं को संचित करके, एकत्रित करके सुरक्षित रखते हैं प्रयोग के लिए, हमारे प्रयोग में आए, इसलिए उसको कह दिया गृह्णाति धान्यादिकम इति गृहम। तो ग्रह धातु से क प्रत्यय करके आपका क्या शब्द बना? गृहम शब्द बना। ठीक है, अर्थ क्या हुआ? वेश्म। गृहम का अर्थ आप समझते हैं, घर, उसी का पर्यायवाची हो गया वेश्म। ठीक है, तो कहा क प्रत्यय विभाषा ग्रह इत्यस्य अपवादः। ठीक है, पहले हम गृहम शब्द बनाते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्या है देखो, धातु क्या है? ग्रह धातु है और इससे हमने क प्रत्यय कर लिया, ग्रह क। आपको दिख रहा है ना जो मैं टाइप कर रही हूँ? फॉन्ट बहुत छोटे तो नहीं है, या फॉन्ट का साइज बढ़ाना है? बोलो। फॉन्ट छोटा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से जूम कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपको दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? थोड़ा बड़ा। हाँ, वो 96 है ना, उसको 100 ऊपर कर दीजिए। एक मिनट, अभी दिख रहा है? हाँ परफेक्ट। हाँ, चलो, तो क्या है? ग्रह धातु से क प्रत्यय कर लिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पर क प्रत्यय के अनुबंध का लोप कीजिए, इत्संज्ञा कीजिए। लशक्व तद्धिते, कवर्ग की इत्संज्ञा कर दीजिए। तो क प्रत्यय की इत्संज्ञा करके भी क्या बचा? अ बचा। ठीक है, क की भी इत्संज्ञा करके क्या बचा? अ ही बचा। तो क क्या हुआ? क की इत्संज्ञा होने से अब ये क्या हो गया? कित हुआ या नहीं हुआ? कित हो गया ना? जी, हमने क की इत्संज्ञा की, इसलिए कित हो गया। अब कित होने का प्रयोजन ये है कि एक सूत्र है, ग्रहिज्या वये व्यधि वष्टि वितति विष्यति पृच्छति भृज्यति राम नीति च। सूत्र बड़ा है, कोई बात नहीं। इसका कार्य ये है कि इस सूत्र से संप्रसारण हो जाता है। अब ये संप्रसारण क्या है? तो इग्यणः संप्रसारणम, यण के स्थान पर इक हो जाना संप्रसारण है। अच्छा ये बताओ, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? याद है आपको? हाँ बोलो, यण प्रत्याहार। न यण यण य य म ग न। नहीं, यण यण प्रत्याहार य। इको यनची। हाँ, इको यणची में जो यण है, य व र और ल। हाँ, य ब र ल। ये आपके यण प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, जी जी। अब इस यण के स्थान पर इक आदेश करना, उल्टा। जैसे इको यणची से आप इक के स्थान पर यण आदेश करते हैं ना?
इक के स्थान पर यण आदेश करते हैं कि नहीं? वैसे ही यहाँ संप्रसारण में क्या करना है कि यण के स्थान पर इक आदेश करना है। यण के स्थान पर इक आदेश करना है। ई, उ, रे और री। मतलब क्या हुआ? य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर री। ये आदेश करना है हमें, इसी को कहते हैं संप्रसारण। यण के स्थान पर इक कर देना, ये यण है, इनके स्थान पर इक कर देना संप्रसारण है। तो यहाँ पे देखो, ग्रह धातु में आ जाओ। ग्रह धातु में क्या है? ग्रह में र है ना, ग्रह में र है, तो र के स्थान पे हमें री आदेश कर देना है, संप्रसारण। ठीक है, र के स्थान पे री आदेश हम संप्रसारण कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जब री करेंगे तो ग्रह को क्या बन जाएगा? गृह बन जाएगा। समझ रहा है? ग्रह के र के स्थान पे जब री कर देंगे तो उच्चारण कैसे होगा? उच्चारण कैसे होगा बताओ? गृह हो जाएगा ना? गृह। हाँ, गृह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गृह अ। अब अ का संयोग कर लीजिए तो गृह बन गया। अब ये गृह शब्द कृदंत हुआ, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु कर लीजिए, गृह बन गया। लेकिन हमें गृहम बनाना है ना? तो क्या होगा? तो चलिए आगे प्रक्रिया देखते हैं। नपुंसक लिंग में गृह शब्द नपुंसक लिंग है, ठीक है ना? तो गृह सु कृदंत करके प्रातिपदिक संज्ञा करके हम सु प्रत्यय ले आए और उस सु के स्थान पर अतोम से हम सु के स्थान पर अम आदेश कर लेंगे। सु को अम हो जाता है, सु प्रत्यय के स्थान पर अम यह आदेश हो जाता है। ठीक है, तो गृह अम ये स्थिति रही। अब पर रूप कर लीजिए, अ और अ को मिला करके अ ही हो जाएगा। संधि कर लीजिए, गृह अम मिला लीजिए तो क्या बना? गृहम बना, बन गया। ग्रह धातु से क प्रत्यय करने पर गृहम बन गया। ठीक है, और गृहम का अर्थ क्या हुआ? घर, मतलब बेटा, सदनम, है ना? अब यह जो क प्रत्यय है वो पहले हम क्या कर रहे थे? हना प्रत्यय कर रहे थे ना, विभाषा ग्रह से। ऊपर वाले सूत्र से हमने क्या किया था? विभाषा ग्रह। इससे हमने ण प्रत्यय करके ग्राह बनाया था और अच प्रत्यय करके ग्रह बनाया था कि नहीं? जी। उस ण और अच प्रत्यय का ये अपवाद होकर के गृहम बन गया, क प्रत्यय होकर के गृहम बन गया। तो यह क प्रत्यय अपवाद है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, गृह शब्द गेहस्थे लाक्षणिक तेन, हाँ गृह शब्द जो है, हमने जो गृह शब्द बनाया वो गेहस्थे लाक्षणिक, जैसे मंच पे कुछ बच्चे चढ़ गए, मंच बना हुआ था, मंच पे कुछ बच्चे चढ़ गए। ठीक है, तो हमें बोलना है मंच पे जो बच्चे बैठे हैं वो शोर मचा रहे हैं। हमने क्या बोला? मंचाह क्रोशंती, मतलब मंच शोर मचा रहा है। हमने क्या बोला? मंच शोर मचा रहा है। तो बल्कि मंच नहीं, बल्कि मंच पर स्थित जो बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं। ठीक है,
हाँ, तो मंचस्थाः, मंच शब्द से क्या कहा, मंचस्थ कह दिया। मंच शब्द से क्या कहा गया, मंचस्थ कहा मंचस्थ। गया। मंचस्थ जो बालक हैं वो कहे गए। वैसे ही यहाँ गृह शब्द भी गृहस्थ मतलब गृह में रहने वाली जो पत्नी या महिला नारी वो भी कहलाएंगी। तो क्या कहा, तात्स्यात् गृहाः दाराः। लक्षणा से गृह शब्दो गेहस्थे लाक्षणिकः तेन तात्स्यात् गृहाः दाराः। जैसे मंच शब्द मंचस्थ बालक को कह रहे थे, वैसे ही गृह शब्द गृहस्थ दारा मतलब पत्नी को कहेगा। तो गृहाः दाराः, गृह शब्द से दारा का मतलब पत्नी का, महिला का बोध होगा। समझ में आया? तो गृहाः कार्यम गृहाः पचन्ति ऐसा भी बोल सकते हैं। दारा शब्द, अब गृहाः बहुवचन करने से तुम्हें ये संदेह आएगा कि पत्नियां बहुत सारी तो होंगी नहीं, एक ही पत्नी होगी एक घर में, है ना। तो दारा शब्द नित्य बहुवचनांत है, दारा शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे गृहाः ऐसा कर दिया। ठीक है, तो गृहाः पचन्ति, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि घर खाना बना रहा है, घर खाना बना रहा है ये अर्थ नहीं होगा, बल्कि मंच पर जो स्थित बालक शोर मचा रहे हैं, वैसे ही गृह में जो स्थित महिला पत्नी वह पका रही है मतलब भोजन बना रही है, ये अर्थ होगा। ठीक है, ऐसे ही कुंता प्रविशन्ति। हाँ, कुंताः प्रविशन्ति मतलब भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो भाले अपने आप तो प्रवेश करेंगे नहीं, है ना। तो भाले जिनके हाथ में है, कुंतस्थाः पुरुषाः, है ना, कुंत जिनके हाथ में है ऐसे पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही गृहाः पचन्ति मतलब गृह में स्थित जो पत्नी है वो पाचन क्रिया कर रही है, ये अर्थबोध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यह सूत्र कौन सा, गेहे कह मतलब गृह धातु से क प्रत्यय हो जाता है, गेहे मतलब घर अर्थ को बोध कराना हो तो इससे क्या शब्द बना, गृहम। ये ऐसे शब्द आप पढ़ रहे हैं जो आप प्रायः अपने दैनिक संस्कृत में प्रयोग करते हैं, है ना। गृहम है, प्रणय है, ग्रह है, ये सारे शब्द आप अपने दैनिक संस्कृत में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो गृहम शब्द में क प्रत्यय कर, ग्रह धातु से क प्रत्यय करके हमने गृहम शब्द बना लिया। आज के 2 सूत्र पूर्ण हुए आपके, विभाषा ग्रह और गेहे कह। किसी को कुछ समझना है, दोबारा से कुछ विश्लेषण करना है तो आप लोग पूछ सकते हो। आगे मैं नया सूत्र अभी नहीं उठाऊंगी क्योंकि समय हमारे पास 1 मिनट है अभी। किसी को कोई संदेह जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछो। शाश्वत, शाश्वत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। गुफा में रहता है ऐसे, मतलब वो किला के अंदर रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन तुम चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो अपना क्वेश्चन। और किसी को, रचना, शालिनी, आज 2-3 जन नहीं आए, मुझे लगता है उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलो तो सेशन हम कंप्लीट करें फिर। जी, कल हम नया सूत्र शुरू करेंगे।